हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम में आपके जनरल नॉलेज के साथ साथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स क्या है? तो डे टू डे लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उन सभी को हम लोग करंट अफेयर्स में रखते हैं। और आज की इस सेशन में मैं 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं 2023 में उसे कवर करने जा रहा हूं। ऐसे ही आगे के सेशंस देखने के लिए, अपकमिंग सेशंस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और प्रीवियस वीडियोस भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं जो कि आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगी। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल करवाई जाती है। अगर आप इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप दिए गए नंबर 7737653468 के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल करके अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूज पे आते हैं। यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ, हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने क्या किया, अपॉइंट किए हैं 6 न्यू गवर्नर्स। गवर्नर्स आप सभी जानते हैं हर स्टेट के अंदर सेंटर की तरफ से एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है। अब यहाँ पे जो इंडियन प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने क्या किया, 6 नए गवर्नर को अपॉइंट किया है और साथ ही साथ जो 7 पहले से एग्जिस्टिंग गवर्नर्स थे उनके प्लेसेस को चेंज किया है, मतलब रीसफल किया है, एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रांसफर किया है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या बनता है? आपके लिए क्वेश्चन ये बनता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का नाम दिया जा सकता है और आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई इस स्टेट के गवर्नर कौन है। तो यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट में आपके सामने रख रहा हूं। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम जो है उन्हें अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का गवर्नर बनाया गया। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का गवर्नर बनाया गया। शिव प्रताप सिंह को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। चांद कटारिया जी को असम का गवर्नर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अब्दुल नजीर जी को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। विश्व भूषण जी को छत्तीसगढ़ का बनाया गया। सुश्री अनुश्रिया को बनाया गया है मणिपुर का गवर्नर। गणेश जी को बनाया गया है नागालैंड का गवर्नर। फागू चौहान जी को बनाया गया मेघालय का गवर्नर। राजेंद्र जी को बनाया गया बिहार का गवर्नर। रमेश बैस जी को बनाया गया महाराष्ट्र का गवर्नर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, अरुणाचल के गवर्नर थे और उन्हें बना दिया गया है लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर। जितने भी यूटीज होते हैं उसमें गवर्नर नहीं होता, एलजी होता है, ये याद रखेंगे। स्टेट्स के अंदर तो क्या होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, जबकि यूटी के अंदर, यूनियन टेरिटरी में, एलजी यानी कि ल्यूटिनेंट गवर्नर वहां पे काम करते हैं। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे कि जो लद्दाख के नए गवर्नर हैं वो कौन है। हिंट आपको देता हूं, ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में अभी तक काम कर रहे थे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज आती है कि रयाना बरनावी जो है वो इतिहास बना रही हैं। कैसे बना रही है? क्योंकि ये पहली वुमेन होने वाली है अरब नेशन से जो स्पेस के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, वहां पे आप देखते हैं कि वुमेन्स पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, तो अब धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस को ओवर किए जा रहे हैं। और ये जो है रयाना जी, ये ट्रैवल करने वाली है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस को। इनके साथ साथ अली अल करनी भी जो है वो फाइटर जेट के अंदर, सॉरी, यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। वो फाइटर जेट के पायलट भी हैं। ये जो है इन्हें भेजा जाएगा स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू। इस रॉकेट के थ्रू ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे इनको भेजा जाएगा। तो ये अरब नेशंस की पहली महिला बन जाएगी जो कहां पे जा रही है, स्पेस के अंदर जा रही है। साथ ही साथ आप कुछ चीजें और भी नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि वहां के जो प्रिंस थे जिनका नाम क्या था, सुल्तान बिन सलमान,
ये फर्स्ट पर्सन थे सऊदी अरब के जो स्पेस के अंदर गए थे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन थे सऊदी अरब के जो स्पेस में गए थे और कब गए थे, 1985 में गए थे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, फर्स्ट पर्सन जो इंडिया से हैं जो स्पेस में गए थे, आप उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट सेशन में जब हमारा करंट अफेयर्स का अगला सेशन होगा तो आपके करेक्ट आंसर्स को मैं वहां पे डिस्प्ले के लिए लगाऊंगा। अगली न्यूज आती है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, जिन्होंने क्या किया, आदि महोत्सव फेस्टिवल का आयोजन किया। कहां पे किया, न्यू दिल्ली में किया। उद्घाटन किसने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अब बात आती है कि ये आदि महोत्सव को किसने होस्ट किया है, तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है जिसका नाम क्या है, ट्राइफेड। ठीक है, ट्राइफेड आप याद रखिएगा। ट्राइफेड जो है वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहा है। अब ये जो आदि महोत्सव है यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे जितनी भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो आदिवासी लोग बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट वगैरह, जैसा आप यहाँ पे इमेजेस में भी देख पा रहे हैं, इन सभी को डिस्प्ले के लिए रखा जाएगा, इन सभी को प्रमोट किया जाएगा ताकि लोग बाग इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदे और उनसे इनका जो रोजगार है वो चलता रहे। अब यहाँ पे इनकी एक थीम भी है जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी पढ़ लीजिएगा, अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर कुजीन एंड कॉमर्स, इसका क्या रखा गया है, थीम रखा गया है। आप बस इतना ही याद रखें कि यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर आदि महोत्सव मनाया जा रहा है। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ट्राइफेड कर रहा है। किसकी तरफ से, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से। और ये क्या करेगा, ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का काम करेगा। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट, आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस सेशन अगर देखा होगा तो आपको पता है। चलिए नीचे कमेंट करके बताएं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कौन से साल को मनाया जा रहा है। अब यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, इसी के थ्रू जो मोटा अनाज है उनको प्रमोट करने के लिए एक अलग से इस ट्राइफेड में डिस्प्ले रखेगा और उस डिस्प्ले का नाम क्या रखा गया है, श्री अन्न रखा गया है। तो यहाँ पे श्री अन्न के रूप में मिलेट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बनने वाली जो खाद्य सामग्री है उनको यहाँ पे डिस्प्ले में रखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब से कब, 13 से लेकर 17 फरवरी तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। किसकी तरफ से किया जा रहा है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। और इसकी थीम क्या रखी, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है और कब से स्टार्ट हुआ था और कैसे काम करता है। तो देखो यहाँ पे लिटरेसी का मतलब है आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, आप लोग पढ़ने लिखने लायक हो। अब किस चीज की लिटरेसी, तो यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी ऐड कर दिया गया। मतलब आपको पैसे के लेन देन और उनसे रिलेटेड सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप लोग क्या करते हैं, डेबिट कार्ड वगैरह रखते हैं, क्रेडिट कार्ड रखते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप बैंक के साथ कैसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में आप कैसे फ्रॉड से बच सकते हो, ये सारी चीजें फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर आता है। तो इसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि क्या किया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि वो किस हिसाब से इनसे बचेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत जल्दी इजीली पता चल जाता है, तो उनके साथ लिटरेसी क्विज वगैरह को ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे वो अपने पेरेंट्स तक भी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। क्योंकि इंडिया में सिर्फ 27% ही लोग हैं जिनमें ऐसी फाइनेंशियल लिटरेसी अवेलेबल है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरबीआई इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, 13 से लेकर 17 फरवरी के बीच में आयोजित कर रहा है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आती है वुल्फ प्राइज से रिलेटेड। 2023 का जो वुल्फ प्राइज है वो यहाँ पे दिया गया। अब अगर हम लोग किसी भी प्राइज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये प्राइज कब से स्टार्ट हुआ, ये प्राइज देता कौन है और ये प्राइज दिया क्यों जाता है। एटलीस्ट इतनी चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये जो प्राइज है ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1978 में इस प्राइज को स्टार्ट किया गया था। इस प्राइज को स्टार्ट करने वाला जो पर्सन थे
वो कौन थे? एक जर्मन पर्सन थे जिनका नाम क्या था? जर्मन रिकार्डो वुल्फ। ठीक है, रिकार्डो वुल्फ नाम के पर्सन ने इसको स्टार्ट किया। ये जो पर्सन थे जर्मनी के थे, लेकिन कहां पे काम कर रहे थे? तो ये काम कर रहे थे इजराइल में। ठीक है, इजराइल में काम कर रहे थे, वहां के ये एम्बेसडर या फिर राजदूत कहा जा सकता है। तो वो यहाँ पे काम कर रहे थे। इन्होंने क्या किया? एक अवार्ड की स्थापना की जो उनके नाम पे रिकार्डो वुल्फ की जगह क्या हो गया? वुल्फ प्राइज के रूप में दिया जाने लगा। अब ये जो प्राइज है ये कितने फील्ड में दिया जाता है? तो आप याद रखेंगे कि 6 फील्ड के अंदर ये प्राइज दिया जाता है। ये कौन कौन सा है? मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और आर्ट्स है। तो टोटल 6 फील्ड में ये प्राइज दिया जाता है। अब हालांकि इनमें से एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो इंडिया से एसोसिएट हो, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या कर देंगे? स्किप मार देंगे। बस इतना याद रखेंगे किसने स्टार्ट किया था इस प्राइज को, कितने फील्ड में दिया जाता है और कौन देता है। तो इजराइल इसको देता है, जर्मनी का व्यक्ति था रिकार्डो वुल्फ, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। 6 फील्ड के अंदर दिया जाता है। पर्संस के नाम हम लोग यहाँ पे अभी याद नहीं करेंगे। अगली न्यूज आई कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। कहां पे आयोजन किया? तो लखनऊ के अंदर आयोजन किया। ये जो आयोजन था वो एक 3 दिन का आयोजन था और इन्वेस्ट 2.0 यूपी इन्वेस्ट 2.0 यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई क्या है ये चीज? तो देखो, किसी भी स्टेट में अगर उसकी प्रोग्रेस करनी है, वहां के लोगों को रोजगार देना है, उनको जॉब देना है, तो वहां पे कोई ना कोई इंडस्ट्री या कोई ना कोई प्लांट लगेगा, तभी तो उनको रोजगार मिलेगा। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में क्या करते हैं? वर्ल्ड के लोगों को बुलाते हैं कि भाई आप लोग आओ यहाँ पे, इंडिया में फैक्ट्री वगैरह लगाओ, उससे क्या मिलेगा? हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आप लोगों को हमारे लोगों की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो याद क्या रखेंगे? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ के अंदर आयोजित किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आती है कि यूनाइटेड नेशंस और उसके जो सब्सिडरीज हैं, उनके साथीगण जो हैं, बाकी देश जो हैं, वो सब ने मिलके 13 फरवरी के दिन 12वां वर्ल्ड रेडियो डे आयोजित किया। ठीक है, 12th रेडियो डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, मतलब 12वीं बार इसको सेलिब्रेट किया। किस दिन सेलिब्रेट किया? 13 फरवरी के दिन इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। और थीम क्या है? रेडियो एंड पीस। ठीक है, यहाँ पे रेडियो एंड पीस इसकी थीम रखी गई। नेक्स्ट न्यूज आती है, इंडिया जो है वो नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करता है। कब? 13 फरवरी के दिन सेलिब्रेट करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग नेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 13 फरवरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो वुमेन्स का जो रोल रहा है कंट्री के डेवलपमेंट में, उसको ऑनर करने के लिए हम लोग नेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब बात आती है कि भाई 13 फरवरी को ही क्यों? तो देखो, 13 फरवरी को एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका नाम क्या है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी का ये क्या है? बर्थ डेट है। ठीक, सरोजनी नायडू जी को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है नाइटेंगल, नाइटेंगल ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, नाइटेंगल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजनी नायडू जी हैं। इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग नेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब एक कंफ्यूजन आएगा आपके पास। कंफ्यूजन क्या आएगा? आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये याद रखेंगे 8 मार्च। कंफ्यूज मत होना, दोनों ही आसपास में है। 13 फरवरी को तो नेशनल वुमेन्स डे भारत का है, 8 मार्च पूरे वर्ल्ड का है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। तो दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर देना है। नेक्स्ट न्यूज आई कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 को इनॉग्रेट किया। कहां पे इनॉग्रेट किया? बेंगलुरु कर्नाटका में इसको इनॉग्रेट किया गया, जिसकी थीम रखी गई रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। अब क्या है ये एरो इंडिया शो? तो देखो, हर 2 साल के अंदर ऐसे एरो इंडिया शो जो हैं वो आयोजित किए जाते हैं। कहां पे आयोजित किए जाते हैं? तो बेंगलुरु में एक प्लेस है जिसको बोला जाता है येलेनहेंका एयर बेस। ठीक है, येलेनहेंका
एयरबेस नाम की जगह है जहां का आप ये फोटो देख पा रहे हैं, वहां पे इसको आयोजित करते हैं। यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट की मशीनरीज वगैरह आती हैं और वो क्या करती है, जितने भी स्पेस क्राफ्ट हैं, रॉकेट्स वगैरह हैं या फिर फाइटर जेट्स वगैरह हैं, उन सभी को डिस्प्ले के लिए रखा जाता है। इससे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ नॉलेज शेयर करती है और अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो एक दूसरे से हम लोग सेल और परचेज भी करते हैं। अब इस बार के लिए, ठीक है, इस बार के लिए आपको याद रखना है कि इसको कंडक्ट किया गया। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जो है वो कौन कौन होते हैं, तो देखो इस बार डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने इसको क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, जबकि इसके पहले 2021 में हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया हर 2 साल में होता है। तो 2021 में डीआरडीओ ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? नीचे आप लोग क्या करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट न्यूज आती है सोहना दौसा स्ट्रेच, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक पार्ट है, उसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि दो प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम हो जाएगा और आसानी से लोग ट्रैवल कर पाएंगे कम समय में। जैसे कि जो सोहना प्लेस है वो कहाँ पे है, हरियाणा में है, जबकि दौसा प्लेस कहाँ पे है, राजस्थान में है। इन दोनों प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस था वो कम हो जाएगा। पहले जाने में 5 आवर्स लगते थे, अब जाने में सिर्फ 2.5 आवर्स लगेंगे। तो डिस्टेंस आपका कम हो जाएगा एक्सप्रेसवे से, तो इसलिए ये एक्सप्रेसवे भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज आती है इंडियन राइस कांग्रेस के बारे में। तो सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस जो था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा के अंदर इनॉग्रेट किया। इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, कटक के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? 2-3 इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि एक तो राइस यानी कि चावल का रिसर्च सेंटर का है, कटक उड़ीसा में है, ये कई बार पूछा जाता है। ऐसे ही कुफरी एक प्लेस है जो पोटैटो रिसर्च के लिए जाना जाता है, वो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ प्लेसेस होते हैं जो किसी ना किसी के रिसर्च के लिए फेमस होते हैं, तो इनको कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं। तो ये याद रखेंगे, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया का कहाँ पे, कटक उड़ीसा के अंदर है। अब कटक जो है ना, ये फेमस है। कैसे फेमस है? कटक को बोला जाता है सिल्वर सिटी। कटक को क्या बोलते हैं? सिल्वर सिटी बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा हेरिटेज वैल्यू भी है। कैसे हेरिटेज वैल्यू है? इसके अराउंड 70 टू 80 किलोमीटर में जगन्नाथ टेम्पल भी है। सेम 70 टू 80 किलोमीटर में कोणार्क का जो टेम्पल है वो भी यहाँ पे है। और नंदन कानन नेशनल पार्क है, चिल्का लेक है, वो सब इसके पास है। तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है। तो कटक को आप लोग इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। अगली न्यूज आई 2023 का फॉर्मूला ई चैंपियनशिप जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज होगा? हैदराबाद के अंदर ऑर्गेनाइज होगा। अब देखो, जब भी फॉर्मूला चैंपियनशिप की बात है तो रेसिंग कार से रिलेटेड होता है। यहाँ पे ई जोड़ने का मतलब है कि कार कैसी होगी? इलेक्ट्रिक कार होगी, जिसको यहाँ पे रन किया जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक कार का इवेंट होगा वो कहाँ पे हो रहा है? हैदराबाद के अंदर हो रहा है। और किस जगह पे हो रहा है? तो हुसैन सागर लेक के आसपास हैदराबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो इस टाइप के जो इवेंट है वो 2011 से ही स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन जो पहला इवेंट था इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है ना, ई की बात हम लोग कर रहे हैं, तो पहला इवेंट जो इलेक्ट्रॉनिक वाला था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो बीजिंग के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था 2014 में। अब आप लोगों ने स्टेट एंड कैपिटल तो याद किए ही होंगे। अगर आपने स्टेट एंड कैपिटल लर्न किया है तो बताओ बीजिंग कहाँ की कैपिटल है? ठीक है, बीजिंग किस कंट्री की कैपिटल है? चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट सेशंस में आपके आंसर्स को प्रेजेंट करता हूं मैं। अगली न्यूज आती है कि पोस्ट की तरफ से, इंडियन पोस्ट जो डाकघर होता है उनकी तरफ से अमृत पैक्स 2023 के नाम से एक कलेक्शंस का एग्जीबिशन दिखाया जा रहा है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अब किस चीज का कलेक्शंस होगा? तो भाई पोस्ट ऑफिस किस चीज का कलेक्शंस दिखा सकता है? तो ये दिखा रहा है आपको फिलेटेलिक एग्जीबिशन। फिलेटेली क्या होता है? अब आपके सामने एक नया वर्ड आ गया। ठीक है, वर्ड है फिलेटली।
देखो फिलेटली का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पोस्टेज एंड स्टैम्प्स। ठीक है, जो स्टैम्प्स होते हैं, डाक टिकट होते हैं, उन सभी का जो कलेक्शंस किया जाता है उसको फिलेटली कहा जाता है। और ऐसा पर्सन जो इनका कलेक्शन करता है उसको फिलेटलिस्ट कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे, फिलेटली का एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। नाम क्या रखा था, अमृत पैक्स रखा था। बस इतना सा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगली न्यूज आई खेलो इंडिया का विंटर गेम्स 2023। खेलो इंडिया बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। तो खेलो इंडिया का जो विंटर गेम्स का इवेंट है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया, गुलमर्ग में लॉन्च किया गया। गुलमर्ग में लॉन्च किया गया है। गुलमर्ग कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज, इससे प्रीवियस एडिशंस भी आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। लाइक 2020 का जो एडिशन था ना, वो भी कहाँ पे हुआ था, गुलमर्ग में ही हुआ था। अच्छा, इसके बाद 2021 का जो एडिशन था ना, वो कहाँ पे हुआ था, लेह लद्दाख के अंदर आयोजित किया गया था। अब आप बोलोगे कि सर ये सारे प्लेसेस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में ही क्यों हैं? तो भाई रीजन क्या है, विंटर गेम्स है। और विंटर गेम्स के लिए लाइक आइस स्कीइंग वगैरह करनी है तो आपको आइस चाहिएगा, जो कहाँ मिलेगा, आपको उसी रीजन में मिलने वाला है। अगली न्यूज आई कि इसरो ने, इंडिया का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया, SSLV नाम का एक रॉकेट जो है उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से। इस रॉकेट का नाम था SSLV D2। इसने क्या किया, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट नंबर 7, आजादी सेट 2 और जेनुस 1 नाम के सैटेलाइट को अपने अपने प्लेसेस पे लॉन्च कर दिया। अब आप बोलोगे कि ये सारी चीजें क्या है, तो देखो EOS, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, ऐसे सैटेलाइट होती है जो स्पेस से अर्थ को ऑब्जर्व करती है। तो इसमें वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन हुआ, बारिश आएगी, क्या होगी, वो सारी चीज ये लोग देखते हैं। साथ ही साथ आजादी सेट नाम का एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। आजादी सेट जो है ये इंडिया में 750 जो स्कूल गर्ल्स हैं, ठीक है, स्कूल की गर्ल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मिलकर बनाया। ठीक, और उस सैटेलाइट को भी हमने लॉन्च किया है। एंड जॉनस 1 जो सैटेलाइट था ये किसका था, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सैटेलाइट था, जिसको भी इंडिया ने क्या किया, उसके करेक्ट प्लेस पे पहुंचाया है। तो SSLV D2 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आजादी सेट याद रखेंगे, स्कूल गर्ल्स ने डेवलप किया है, वो सैटेलाइट है। और एक क्वेश्चन ना मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप लोग सच में पढ़ते हैं तो कमेंट करके बताएं कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट न्यूज आती है, यूनाइटेड नेशन और उसके पार्टनर्स मिलके क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड पल्सेस डे, ठीक है, दालों से रिलेटेड डे 10 फरवरी के दिन सेलिब्रेट किया इन्होंने, ताकि आप लोगों को अवेयर कर सके कि आपको पल्सेस से यानी कि दाल से कितनी बेनिफिट्स होती हैं। थीम क्या रखा, पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब बात आती है कब से किया जा रहा है भाई, तो 2013 से इसको हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। अगली न्यूज बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। कैसे थी कि आपने सुना, तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पे एक अर्थक्वेक आया था और इसी अर्थक्वेक में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। बट ऐसे जो बैड टाइम्स था, इसमें हेल्प करने के लिए इंडिया आगे निकल कर आया और इंडिया ने तुर्की को हेल्प करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त इंडिया ने चलाया है। इसमें C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट इंडिया से गया था, जो आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसमें बहुत सारी राहत बचाव सामग्री ये लोग लेकर वहां पे पहुंचे ताकि लोगों की मदद की जा सके। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है ऑपरेशन दोस्त किससे रिलेटेड है, टर्की सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था वहां पे राहत बचाव कार्य के लिए हमारी तरफ से किया गया ऑपरेशन था। अब ये जो ग्लोब मास्टर है C-17, ये इंडिया में कहां से ऑर्गेनाइज किया गया, तो हिंडौन एयरबेस से इसको गाजियाबाद से ऑर्गेनाइज किया गया और ये एशिया का लार्जेस्ट एयरबेस के रूप में भी जाना जाता है।
अगली न्यूज आती है संगवोल सोसाइटी, जो कहाँ की है, साउथ कोरिया की है, दक्षिण कोरिया की। उन्होंने इंडिया में एक वॉकिंग पिलिग्रिमेज इवेंट स्टार्ट किया। क्या है ये वॉकिंग पिलिग्रिमेज? इसके थ्रू 108 बुद्धिस्ट पिलिग्रिमेज, जो धार्मिक यात्रा करने वाले लोग होते हैं, 108 पर्सन होंगे जो क्या करेंगे, इंडिया में अराउंड 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। और ये जो पैदल यात्रा होगी ये मेनली यूपी एंड बिहार के अंदर होगी, जिसके दौरान वो क्या करेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी, बोध गया, महापरिनिर्वाण टेम्पल, रामभर स्तूप और लुम्बिनी की पैदल यात्रा करने वाले हैं। तो ये प्लेसेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार बुद्ध रिलीजन से भी पूछा जाता है। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पूछा जाता है, तो ये प्लेसेस बुद्ध रिलीजन से रिलेटेड हैं। देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी था, गुप्त टाइम पीरियड में बनाया गया था, और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, खिलजी ने 1193 में डिस्ट्रॉय कर दिया था। सेकंड प्लेस है बोध गया, ये वो प्लेस है जहां पे गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट प्राप्त की थी, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के पेड़ के पास। फिर है महापरिनिर्वाण टेम्पल, ये कहाँ पे, कुशीनगर के अंदर है, ये डेथ प्लेस है लॉर्ड बुद्ध की। फिर आता है रामभर स्तूप, जो एशेस थे गौतम बुद्ध के, रिमेन्स जो थे, उनके ऊपर मल्ल किंग ने एक टेम्पल, एक स्तूप यहाँ पे बनाया था, तो रामभर स्तूप के रूप में ये जाना जाता है। एंड लुम्बिनी क्या है, बर्थ प्लेस है लॉर्ड बुद्धा का। तो ये सारे प्लेसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट इवेंट देता हूं, साउथ कोरिया का जो रिलीजन है वो क्या है, बुद्धिज्म है। तो साउथ कोरिया का ऑफिशियल रिलीजन क्या है, बुद्धिज्म है। ये भी आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली न्यूज आती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गति शक्ति स्कीम के थ्रू, इवेंट के थ्रू लॉन्च किया। कहां पे, तुमारकुरुम इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में ये जाना जाता है। ये आप मैप में देख पा रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा रास्ता। अब यहाँ पे गति शक्ति स्कीम क्या है, देखो 2021 में डिक्लेयर किया था गति शक्ति स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, मतलब रोड, रेलवे, इन सब की कनेक्टिविटी बढ़ाना, ताकि लोग बाग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें। तो उसके लिए एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी बनाया जा रहा है, क्योंकि जब रोड्स वगैरह बनेंगे तो वहां पे इंडस्ट्री बनेगी, और इंडस्ट्रीज पे लोग बाग काम करेंगे, तो उनके रहने के लिए भी क्या चाहिए, घर चाहिए। तो ऐसे में एक तुमारकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप यहाँ पे बनाया गया है। कहां से कहां, चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में इसको डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है, यायासो नाम का एक लेक है, जो कि लद्दाख का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। अब यहाँ पे इसका प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन जो है वो किया जाएगा। इसको बर्ड पैराडाइज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो आकर रहते हैं। अगली न्यूज आई ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड। देखो, ग्रैमी अवार्ड जो है वो सिंगिंग से रिलेटेड, सॉन्ग से रिलेटेड बहुत ही बड़ा और प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। तो इसके विनर्स इंपॉर्टेंटली मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। एक तो एल्बम ऑफ द ईयर क्या रखा गया, जस्ट लाइक दैट। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर क्या रखा गया, अबाउट डैम टाइम। सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या था, जस्ट लाइक दैट। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट जो था वो इजी ऑन मी, ये थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट भी यहाँ पे कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग लर्न करेंगे। अगली न्यूज आई सऊदी अरेबिया से, जिसको कि एशियन फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी दे दी गई है। इसका मतलब 2027 में जो एशिया फुटबॉल कप होगा वो कहां पे होगा, तो वो सऊदी अरेबिया के अंदर होगा। तो साथ में ये भी याद रखें, अभी जो 2023 में हो रहा है वो कहां पे होगा, तो वो कतर के अंदर होगा। ठीक है, अब इसका स्लोगन क्या दिया, फॉरवर्ड फॉर एशिया। होस्ट कौन करेगा, दमम, रियाद और ज़ेदा नाम की जो सिटीज है वहां पे 2027 में सऊदी अरब इसको होस्ट करने वाला है। ये जो एशियन फुटबॉल कप है ना, ये हर 4 सालों में ऑर्गेनाइज किया जाता है।
तो अभी 2023 का तो कहाँ पे होगा, कतर में, और 27 का कहाँ होगा, सऊदी अरेबिया में होगा। और ये अपकमिंग ईयर्स में कई बार पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, तो इसको भूलना भी मत आप। अगली न्यूज आती है मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर की। बुक फेयर जहां पे आप कह सकते हैं किताबों का मेला लग रहा हो, तो ये इंटरनेशनल बुक फेयर है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो स्पेन में छपी हुई किताबें हैं उनको ज्यादा प्रमोट किया जाता है, लेकिन क्या किया जा रहा है, इस बार इन्होंने थीम क्या रखी है, इंडिया रखी है। इसका मतलब इंडिया की जो बुक्स है ना, इंडिया में जो पब्लिश्ड बुक्स हैं उनको भी वहां पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो एज अ थीम के रूप में इंडियन बुक्स वगैरह को वहां पे डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, और ये 1993 से लगातार मैड्रिड में आयोजित किया जा रहा है। अगली न्यूज आती है जो हमारा बजट था सेंट्रल गवर्नमेंट का 2023 का, वहां गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई स्कीम स्टार्ट कर दी, नमस्ते स्कीम। इंपॉर्टेंट है नमस्ते स्कीम। कैसे इंपॉर्टेंट है, तो देखो नमस्ते स्कीम जो था, ये कहते हैं कि मैकेनाइज्ड वर्क कर देंगे सेप्टिक टैंक क्लीनिंग और सीवर क्लीनिंग के लिए। तो इसके थ्रू क्या होगा, जितने भी सीवरेज हैं, नाले वगैरह हैं, जितने भी सेप्टिक टैंक हैं, उन सभी की क्लीनिंग के लिए अब मशीन्स काम करेगी। ह्यूमंस जो है ना वो डायरेक्टली उसको टच नहीं करने वाले, वो मशीन्स को ऑपरेट करेंगे। इसी मिशन का नाम क्या रखा गया, नमस्ते स्कीम रखा गया। नेक्स्ट, इसी बजट के अंदर गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि सिकल सेल एनीमिया नाम की जो डिजीज है उसको हम 2047 तक खत्म करने वाले हैं। अब क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, तो देखो आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड कॉर्पोसल्स आरबीसीज होती है। जब ये आरबीसी का साइज, एक्चुअल में आरबीसी ऐसा होता है, जब इसका साइज क्या हो जाए, ऐसा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना। ठीक है, ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में ट्रांसमिट करना। लेकिन जब इसकी शेप में प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या ये अपना फंक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इस वजह से बहुत सारे लोग प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि सिकल सेल एनीमिया को खत्म कर देंगे। कब तक कर देंगे, 2047 तक कर देंगे। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखने वाली है, स्पेशली 0 to 40 ईयर्स के लोगों के लिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी रहने वाला है, कंसेंगुअस मैरिज सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। क्या होता है, जब एक ही फैमिली से रिलेटेड, ठीक है, जब एक ही फैमिली से रिलेटेड अगर किसी पर्सन की मैरिज होती है एक ही फैमिली में, तो ऐसे में 25% तक चांसेस हैं कि उनके जो इनहेरिटेड बेबीज होंगे उनमें सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि उसको भी अवेयरनेस पहुंचाए लोगों तक, ताकि ऐसी चीजों को रोका जा सके। अगली इंपॉर्टेंट स्कीम आई पीएम प्रणाम स्कीम। ठीक है, नाम याद रखेंगे, प्रणाम स्कीम। अब ये जो पीएम प्रणाम स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, तो देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलोरेशन ऑफ मदर अर्थ। कुल मिला के आप इतना याद रख लो कि फार्मर्स जो फर्टिलाइजर्स यूज करता है, केमिकल्स यूज करता है अपने फार्म लैंड पे, उसको कम करवाना है। इससे क्या होता है, सॉइल की जो कैपेसिटी है वो खत्म होती है। तो क्या करना है, फर्टिलाइजर्स को कम करना है। इसकी वजह जो मैन्योर है या फिर बैलेंस्ड केमिकल्स हैं उनका यूज करना है, ताकि आपका फूड ग्रेन भी हेल्दी हो और जो लैंड है उसकी भी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो सके। तो पीएम प्रणाम स्कीम किससे रिलेटेड है, फार्म के अंदर, फार्म लैंड के अंदर क्या करना है, कम करना है। किसको कम करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज आती है आपके सामने, एयर ऑफिसर एपी सिंह को अपॉइंट कर दिया गया है एज अ वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स दे रहे हो, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। जबकि करंटली कौन है, विवेक चौधरी जी इस पोस्ट पर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंस आपको देता हूं। देखो जो चीफ होता है इंडियन एयर फोर्सेस का, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एयर मार्शल कहते हैं। ठीक है, एयर मार्शल कहते हैं या फिर एयर फोर्स के चीफ कहते हैं। तो एयर फोर्स के
चीफ भी इनको कहा जाता है। कौन होते हैं ये? एयर मार्शल जो है वो सेकंड हाईएस्ट रैंक है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट रैंक है किसमें? एयरफोर्स में। इनके पास कितना स्टार होता है? तो 3 स्टार होता है, ठीक है, इनके पास 3 स्टार्स होते हैं। अब जो वाइस मार्शल है, इसी में क्या वर्ड यूज किया गया? वाइस। वाइस मार्शल के पास कितने स्टार होते हैं? 3 की जगह 2 स्टार होते हैं। बस इतना सा आपको डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है। दूसरी चीज, एपी सिंह को अपॉइंट कर दिया गया वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्सेस, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। इस सेशन की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे एप्लीकेशन द ऑनलाइन गुरु पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे फ्री कंटेंट पे क्लिक करके इस पीडीएफ को उससे डाउनलोड भी कर पाएंगे और पढ़ भी सकेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़कर पेड क्लासेस में RIMC, RMS या फिर सैनिक स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स में भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।